नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। हम अपनी यूपीपीएससी प्रीलिम्स की जो पेड क्विज सीरीज देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। हमारे यूपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स के लिए हमारे ग्रुप्स भी चल रहे हैं। आप उसमें एडमिशन अगर चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो का खोल करके देखिए, या फिर इसी वीडियो के स्टार्टिंग में ही इंट्रो वाले पार्ट में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिली होंगी, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 27 अगस्त से 16 सितंबर 2023 तक इसमें से किस देश में, यहाँ पे देश वर्ड और होना चाहिए था, तो इसमें आयोजित एक्सरसाइज जिसका नाम है ब्राइट स्टार 23, इसमें भारतीय वायुसेना ने भाग लिया। तो ये कंडक्ट हो रही है एक्सरसाइज जो है कायरो, इजिप्ट में, ठीक है। और डेट्स जो है 27 अगस्त से 16 सितंबर तक की है। तो जो है हमारी एयर फोर्सेज जो है इन दो देशों की, उनके मध्य एक्सरसाइज हो रही है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अभी रिसेंटली जो इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स अनाउंस किए गए, तो उसमें हमने शायद पिछले वीडियो में भी बात की थी। तो जैसे स्टेट वाइज सिटी में इंदौर टॉप पे रहा था, ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में किस केंद्र शासित प्रदेश ने टॉप पोजीशन पाई है इसमें, तो चंडीगढ़ जो है यहाँ पे टॉप पे है, ऑप्शन बी। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने 1250 करोड़ रुपए की लागत से कितने अटल आवासीय विद्यालयों को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। इसमें जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय होते हैं, उसी के कॉन्सेप्ट पे उत्तर प्रदेश के जितने भी 18 डिवीजन्स हैं, है ना, तो उसी 18 डिवीज़न में उसके हिसाब से 18 स्कूल्स को इस तरीके से इस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पे कैबिनेट ने अप्रूव किया है। और कॉस्ट जो आएगी कुल लगभग 1250 करोड़, इसको भी ध्यान रख सकते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, जैन आचार्य तारण स्वामी के द्वारा किस उप संप्रदाय की स्थापना की गई। तो जैसे जैनिज्म और बुद्धिज्म में कई सारे इनके सब सेक्ट्स जो है अलग अलग टाइम पे फाउंड किए गए, तो ये चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं। उसी क्रम में यहाँ पे जो है हमारे जैनिज्म में जो दिगंबर सेक्ट था, ठीक है, उससे संबंधित है ये आपका तारापंथी संप्रदाय, ठीक। इसकी स्थापना किसने की? जैन आचार्य तारण स्वामी ने। और मुख्य रूप से इनका जो कह लीजिए एरिया इनसे संबंधित लोगों का रहा भारत में, वो जो बुंदेलखंड का रीजन है, ठीक है, यहाँ पे मध्य भारत में। नेक्स्ट है, नागार्जुन किस महायान संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो महायान बुद्धिस्ट फिलॉसफी से संबंधित जो माध्यमिका, ठीक है, मिडिल वे कह लीजिए, और शून्यता का जो सिद्धांत है, शून्यवाद, ठीक, इससे संबंधित रही अराउंड 2nd सेंचुरी के टाइम पीरियड में। तो ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। सेंसस नया हमारे पास डेटा अभी है ही नहीं, क्योंकि सेंसस हुआ नहीं है, तो 2011 का ही डेटा आपको पढ़ना है, यही पढ़ के चलिएगा। नेक्स्ट ईयर भी ऑलमोस्ट यही डेटा काम आने वाला है। तो उसके हिसाब से कुल कामगारों का लगभग कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो उस समय के डेटा के हिसाब से एग्रीकल्चरल सेक्टर से संबंधित जो लोग कार्यरत थे, एग्जैक्ट डेटा था ये 54.6%, ठीक है। तो 54 या 55 कह सकते हैं, डी को चुनेंगे। इसमें से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम जो है, इसका उद्देश्य ये था कि 12th 5-year प्लान जो था उसके एंड तक जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स थे उनको डिजिटल रूप में कन्वर्ट किया जाए, ठीक है, क्योंकि पेपर वगैरह पे ही ऑलमोस्ट ये डेटा, जैसे लैंड रिकॉर्ड तहसील वगैरह में रहता था पहले, तो कई सारी घटनाएं हो जाती थी, तो डेटा जो है मिसिंग होते थे वो, तो इनको सिक्योर करने की दिशा में ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था वर्ष 2008 में। नेक्स्ट है, भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग के द्वारा रेन फेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया। तो पुरानी स्कीम्स भी चूंकि इंपॉर्टेंट रही हैं, ठीक है, अक्सर पूछ ली जाती हैं, और यूपीपीसीएस में भी पिछले कई वर्षों में ये देखा गया पैटर्न कि बहुत सारी पुरानी स्कीम्स के ईयर पूछते हैं ये, है ना, कि कब उसको लॉन्च किया गया, उसको मैच करने के लिए ऐसे दे देंगे, 4 स्कीम दे देंगे, 4 ईयर दे देंगे, महीने मिलाते रहिए, ठीक। तो उसी क्रम में ये भी है, 2011-12 के फाइनेंशियल ईयर में इसको स्टार्ट किया गया था।
हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है इसमें से किस संस्था के द्वारा? तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जो है ICAR, तो कह लीजिए जितनी भी हमारी एग्रीकल्चर से संबंधित डेटा है ओवर द ईयर उसको कंपाइल करके ये रिलीज करते हैं। नेक्स्ट है ताप युग्म तापमापी, इसमें से किस सिद्धांत पर आधारित है ये बताना है। तो थर्मोकपल थर्मामीटर जो होता है ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल सर्किट्स वगैरह में कुछ ये जैसे कह सकते हैं, इसको अगर एक वर्ड में डिफाइन करें तो टेम्परेचर सेंसर के रूप में कार्य करता है ये, ठीक है। मान लीजिए किसी सर्किट में दो हमारे ऐसे इलेक्ट्रिकल कह लीजिए वायर हैं जो अलग अलग हमारे मेटल से या जॉइंट से कह लीजिए जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे इसको लगाते हैं कि जो उनके टेम्परेचर डिफरेंस वगैरह है उसको सेंस करता है ताकि इलेक्ट्रिकल फ्लो वगैरह जो है ठीक रहे। तो ये यही जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी बताया गया कि इस सिद्धांत पे या किस तरीके से ये थर्मोकपल थर्मामीटर कार्य करता है, तो एक सीबैक इफेक्ट होता है, ठीक है। वहीं पे मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको ही सीबैक इफेक्ट कहते हैं, तो उसमें ही ये कार्यरत होता है या उस पर ही आधारित होता है। तो ध्यान रखेंगे, हालांकि इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे, बस ये नाम ध्यान रखिएगा और किस इस पे इफेक्ट पे आधारित है। ऋग्वैदिक काल में परिवार के मुखिया को क्या नाम दिया गया था? तो जो हेड ऑफ अ फैमिली होता था, ठीक है, आपके परिवार में जो मान लीजिए सबसे बड़ा व्यक्ति हो एज के हिसाब से और वो फैमिली को हेड कर रहा है तो उसको कुलप कहते थे, ठीक। इसमें है जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसके बने हुए जो प्रतिबिंब होंगे उसकी संख्या क्या होगी? तो होता क्या है कि जो अब दो पैरेलल में अगर रखे हुए मिरर तो इसके मल्टीपल रिफ्लेक्शन बनेंगे, एक इधर से इधर फिर उसका है ना, तो ये इनफाइनाइट होता है। ऑप्शन डी। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसको माना जाता है? तो ग्रीस के थे हिप्पोक्रेटस, ठीक है, इनको जो है मॉडर्न मेडिसिन जो है इसका जनक माना जाता है। जैसे एंशिएंट, जैसे आप ये वैदिक हिस्ट्री वगैरह में आप चरक और सुश्रुत वगैरह के बारे में जैसे पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे आधुनिक रूप में निम्नलिखित में से किसने बिहार के बोध गया में पहला महाबोधि मंदिर बनवाया था? तो महाबोधि टेम्पल जो आप देखते हैं जो है सबसे फर्स्ट यहाँ पे महाबोधि टेम्पल कंस्ट्रक्ट हुआ अशोक के पीरियड में, ठीक है, 3rd सेंचुरी BC में। उसके बाद जो है जो अभी आप वर्तमान में स्ट्रक्चर यहाँ पे देखते हैं ये इसके कंस्ट्रक्शन का टाइम है करीब जो है ये 5th सेंचुरी AD, ठीक है। तो थोड़ा इसके बारे में और डिटेल में पढ़िएगा कि क्या घटनाक्रम रहा है। अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ? अलवार संतों के बारे में जो है पढ़िएगा। फिलहाल ये जैसे अब इनके ओरिजिन की हम बात करें तो माना जाता है कि अलवार संत जो कुल इनकी संख्या हुई 12, ठीक है, तो अराउंड 4200 BC से 2700 BC के आसपास तक इनका टाइम पीरियड माना जाता है। तमिलनाडु स्टेट से जो वर्तमान है इससे मुख्य रूप से एसोसिएटेड रहे सभी लोग, और अपने जो इन्होंने कह लीजिए रचनाएं की उसमें प्रमुख रूप से जिसको इन्होंने प्रेज किया वो भगवान विष्णु को, ठीक है, जो है ये इसमें अपने गीतों में या अपनी कंपोजिशंस में से, ठीक है, इनको प्रेज करते थे। और एक फैक्ट एग्जाम में ये पूछा जाता है कि अलवार संतों की कुल संख्या जैसे 12 है तो 12 में कितनी महिलाएं थी? तो एक ही महिलाएं थी, इनका नाम था जो है ये अंदेल या फिर अंदाल, है ना, इस तरीके से लिखा मिलता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। और एक फैक्ट ये पूछ लेते हैं कि जितनी भी इनकी हाइम्स इनके द्वारा रची गई उसका कंपोजिशन जो है या कंपाइलेशन किस नाम से जाना जाता है? तो उसको दिव्य प्रबंध कहते हैं, ठीक। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं और डिटेल में चाहे तो इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट है वराह मिहिर का पंच सिद्धांतिका, इसमें से किस विषय से संबंधित है? तो एक पुस्तक है पंच सिद्धांतिका, एस्ट्रोनॉमी से संबंधित है, ठीक है, खगोल विज्ञान, और खगोल से संबंधित 5 प्रमुख घटनाओं से रिलेटेड ये पुस्तक, और लेखक का नाम भी ध्यान रखिएगा वराह मिहिर। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कूलिंग, शीतलन का नियम इसमें से किसने दिया था? तो सबसे पहली बार ये भी जो है न्यूटन ने ही बताया कि मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, तो धीरे धीरे उसके आसपास के जो सराउंडिंग टेम्परेचर है उसकी वजह से जो बॉडी के आउटर पार्ट से कूलिंग स्टार्ट होती है, तो इसी सब के रिलेशनशिप के संबंध में लॉ ऑफ कूलिंग बताया उन्होंने। इसमें देखें कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है, ठीक है, कॉफ़ी से कंफ्यूज मत होइएगा। कोकोआ बीन्स जो होती हैं मुख्य रूप से उसका जो यूज़ होता है चॉकलेट्स वगैरह में किया जाता है बनाने में, तो हमारे वेस्टर्न अफ्रीकन रीजन में देखेंगे एक देश है आइवरी कोस्ट, है ना, कोट डी आइवर भी जो है इसका दूसरा नाम है। तो ये जो है सबसे लीडिंग कह लीजिए हमारा प्रोड्यूसर है कोकोआ बीन्स का, ठीक, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? तो मुगल टाइम पीरियड में आगरा शहर में, थोड़ा जो अभी मेन शहर है उससे थोड़े डिस्टेंस पे फतेहपुर सीकरी को डेवलप किया गया अकबर के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी को चुनेंगे। नेक्स्ट है रशिया का एक यूनिवर्सिटी है मिनीन यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये अपना एक स्टडी सेंटर इस्टेब्लिश करेंगे इंडिया में चौधरी चरण सिंह जो है यूनिवर्सिटी में। तो पूछा गया है कि ये जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है कहाँ पे लोकेटेड है। तो चूंकि ये उत्तर प्रदेश में ही है तो इस वजह से इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो CCS हमारा है मेरठ में। नेक्स्ट है अगस्त 2023 में एमरसन मंगाग्वा किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा चुने गए हैं? तो सेकेंड टर्म के लिए अफ्रीका में जिम्बाब्वे जो देश है, ठीक है, यहाँ के जो है प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट। प्रतिवर्ष परमाणु परीक्षणों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट मनाते हैं प्रतिवर्ष 29 अगस्त को, और ये ऑब्जर्व किया जा रहा है वर्ष 2009 से, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगस्त 2023 में ही हुन मानिट को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये अपॉइंट हुए हैं प्राइम मिनिस्टर कंबोडिया के। ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। इसमें देखें केंद्र सरकार 1 सितंबर 2023 से कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में मेरा बिल मेरा अधिकार GST इनाम योजना शुरू करेगी। ठीक है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि यहाँ पे जो हमारे 6 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं इसमें कुल शामिल हुए, इनमें GST रिवॉर्ड स्कीम जो है इसको चलाया जाएगा। तो जैसे आप कुछ सामान खरीदिए उसके लिए, मतलब कुल मिला के अवेयरनेस बढ़ानी है कि आप अपने सामान का बिल लीजिए जो दुकानदार है। तो ऐसे ही जो है कुछ सेलेक्टेड लोगों को यहाँ पे GST रिवॉर्ड स्कीम के तहत इनाम वगैरह दिए जाएंगे। तो ये 1 सितंबर से स्टार्ट होगा और इसमें जो ये 6 में शामिल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो जैसे असम है, गुजरात हो गया, पुडुचेरी है, ठीक है, तो इस तरीके से देख लीजिएगा 6 के नाम, ध्यान रखना है इसको। ऑप्शन बी। हाल ही में पुरातत्वविदों ने किस देश में लगभग 3000 साल पुराने पुरोहितों के मकबरे का पता लगाया है? तो बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशन से संबंधित एक कह लीजिए टॉम्ब की खोज की गई है। सिरेमिक फील्ड था इसमें, ठीक है, कहाँ पे? साउदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, पेरू में। ठीक है, इसमें ईयर ध्यान रखिएगा, लगभग 3000 साल पुराना, और माना जा रहा है कि उस समय जो है कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज़ से संबंधित जो पुरोहित या लोग थे उनसे संबंधित ये जो है टॉम्ब है। ठीक, तो पेरू इसमें आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने 27 अगस्त से 2 सितंबर 2023 तक ओणम सप्ताह समारोह की मेज़बानी किया? तो ओणम कहाँ पे होता है? ये केरला में। ठीक है, मुख्य रूप से तिरुवनंतपुरम में जो है अभी ये सेलिब्रेशन का टाइम देख लीजिए, तो यहाँ पे आयोजन इसका हो रहा है। हाल ही में ब्राइट चिड़ियाघर में विश्व के पहले स्पॉटलेस जिराफ का जन्म हुआ, जो कहाँ पे स्थित है? तो ब्राइट चिड़ियाघर है US का एक स्टेट है टेनेसी। ठीक है, वहाँ का ये जू है। तो यहाँ पे ये बेसिकली न्यूज़ में ये था कि अराउंड 31 जुलाई 2023 को, है ना, एक ये जिराफ का जन्म हुआ। तो यूजुअली आप देखते हैं कि जिराफों में क्या होता है कि ऐसे जैसे ब्राउन कलर का चकत्ता होगा, फिर कुछ एरिया वाइट होता है, ऐसे पूरे उनके शरीर पे होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक जो ये जन्म हुआ है इसका नेक्स्ट जिराफ का, तो ये रेयरेस्ट है ना विश्व में, जो कि जैसे ब्राउन कलर के, जैसे आपने घोड़े देखे होंगे तो लगभग पूरा ही ब्राउन है ये, है ना, तो इस वजह से चर्चा में रहा था, तो ध्यान रखना है। ऑप्शन फर्स्ट। देश की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की जा रही है? हालांकि स्थापित हो चुकी है अभी ये यहाँ पे मध्य प्रदेश के उज्जैन में। ठीक है, अराउंड नवंबर 2022 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। मध्य प्रदेश के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उन्होंने इसका फाउंडेशन किया था, कह लीजिए। आपको याद होगा कि पहले मैंने बताया हुआ है कि देश भर में 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, जिसको कि जंतर मंतर के नाम से आप जानते हैं, इसको स्टैब्लिश किया था महाराजा जो सवाई ये जय सिंह सेकंड थे। ठीक है, इन्होंने, तो उसमें से ही एक उज्जैन है। तो उज्जैन उसी स्थल पे यहाँ पे ये वैदिक कैलकुलेशंस के हिसाब से उस समय कैसे लोग टाइम कैलकुलेट करते थे उससे संबंधित एक ये कुछ क्लॉक इस्टेब्लिश किया था उन्होंने। डिटेल में चाहे अगर आप पढ़ना तो इसको सर्च करके पढ़ लीजिएगा। और ये जंतर मंतर की जो 5 की लिस्ट है इसको भी ध्यान रखिएगा कि जैसे एक उज्जैन में था, दूसरा कहाँ पे, जैसे न्यू दिल्ली में काफ़ी पॉपुलर है जंतर मंतर, उज्जैन, और ये जयपुर, मथुरा और वाराणसी। ठीक, हाल ही में किस देश की राजधानी ताइपे में पहला हिंदू मंदिर जिसका नाम है सबका मंदिर, ये मंदिर का ही नाम दिया गया है, ये बन करके तैयार हुआ है? तो ताइपे किसकी कैपिटल है? ताइवान की। ठीक है,
ध्यान रखिएगा यहाँ से, यहाँ पे इसको बनाया गया है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि एक क्वेश्चन ये लोग जरूर पूछते हैं कंट्री और कैपिटल का, ठीक है, तो इस चीज़ को भी पढ़ना ज़रूरी है। तो कई सारे क्वेश्चन में आपको हिंट दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए अगर आपको इसका आंसर पता ही नहीं है तो कैपिटल अगर पता होगी तो आप वहाँ से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, तो इस हिसाब से भी चीज़ों को ध्यान रखें। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्था ने 100 भाषाओं को ट्रांसलेट करने वाला एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम है जिसका नाम है सीमलेस M4T, इसको पेश किया है। तो ये जो डेवलप किया है फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है मेटा, इन्होंने, और इसमें वही है कि जो है आप लगभग 100 भाषाओं को, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अन्य लैंग्वेजेस में, ट्रांसलेट कर सकते हैं टेक्स्ट और स्पीच के माध्यम से, ठीक। तो इस प्लेटफॉर्म का नाम ध्यान रखना है, सीमलेस M4T। नेक्स्ट है, हाल ही में एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं। तो ये वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है आयोजित हुआ है कहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा, बुडापेस्ट हंगरी में, और इसमें जो है स्वर्ण पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने, काफ़ी चर्चा में रहे थे ये, तो ऑप्शन फर्स्ट। अगला है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाते हैं। तो 29 अगस्त को जो है बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है मेजर ध्यानचंद की, ठीक है, उसी के अवसर पे स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय एकता पर बेस्ट फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है। तो कश्मीर फाइल्स मूवी आई थी, ठीक है, तो नेशनल इंटीग्रेशन की कह लीजिए कैटेगरी में, है ना, उस पर बेस्ट फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार जो है इनको दिया गया है। 69th अवार्ड्स, सो ये नेशनल अवार्ड्स जो है, इसमें जितने भी प्रमुख अवार्ड्स रहे इसकी लिस्ट पढ़िएगा, ये सब पूछे जाएंगे आने वाले दिनों में। अगला है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने तक कई सारी कमेटीज़ गठित की गई समय समय पे, कुछ रिकमेंडेशन दी उन्होंने। तो इन समितियों के बारे में आपको पता होना चाहिए, अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसी क्रम में अगर हम यहाँ पे बात करें क्रोनोलॉजी की, तो सबसे पहले इसमें जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी जो है फॉर्म की गई, ठीक है, तो ये 1957, उसके बाद अशोक मेहता कमेटी, तो ये 1977, फिर हनुमंत राव समिति जो है ये बनी थी 1983 में, ठीक है, और उसके बाद जो है एलएम सिंघवी कमेटी हो जाएगी 1986, ठीक। तो पहला ऑप्शन हमारा इस हिसाब से सही बनेगा। अगला है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता संविधान की किस सूची में निहित है। तो सब्जेक्ट्स जो है हमारे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट में विभाजित है। तो उसी क्रम में यहाँ पे जो हमारा पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन और हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी, ये जो सब्जेक्ट है ये स्टेट लिस्ट का भाग है। भारतीय संविधान का सबसे लंबा संशोधन इसमें से कौन सा है। तो सबसे लॉन्गेस्ट अमेंडमेंट, जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की भी संज्ञा दी जाती है, ये टर्म ध्यान दीजिएगा, 42nd अमेंडमेंट था जिसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में भारत सरकार के अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाना है, ये किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, जो आपका बजट प्रस्तुत होता है तो वो क्या होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, ये टर्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ हुआ है, जो कि इसमें डिफाइंड किस में है, आर्टिकल 112 में, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। बजट शब्द चूंकि है नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन हम इसमें जो है सी को चुनेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371A इसमें से किस राज्य को विशेषाधिकार प्रदान करता है। तो नागालैंड राज्य से संबंधित, जैसे जो नागा लोगों से संबंधित है ना, कुछ विशेष अधिकार है रिलीजन के संबंध में, उसके बारे में ये अनुच्छेद 371A जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में इनेक्टेड है। ऑप्शन ए को चुनेंगे। इसमें ध्यान दीजिएगा 371A, 371B, C, D ऐसे कई आर्टिकल हैं जिसमें अलग अलग राज्यों से संबंधित कुछ विशेष प्रावधान हैं, इसको पढ़िएगा एक बार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय कृषि सेवा शुरू की। तो इंडियन एग्रीकल्चरल सर्विस ब्रिटिश टाइम पीरियड पे स्टार्ट किया गया था, मिंटो जो है, ऑप्शन सी को चुनेंगे, अराउंड 1906 में। नेक्स्ट है, गिनी गुणांक या गिनी अनुपात अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस माप से संबंधित है। तो गिनी कॉफिशिएंट होता है, जैसे इकोनॉमिक्स में आपने शायद पढ़ा हो कभी,
तो इनकम इनइक्वालिटी को जो है किसी देश के अंदर ये रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे जैसे ये गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू जैसे 1 होगी तो मैक्सिमम इनइक्वालिटी होगी, 0 होती है तो मैक्सिमम इक्वालिटी होती है। ठीक है, तो डिटेल में चाहे तो आप देखिएगा, फिलहाल ऑप्शन सी को चुनेंगे। अगला है वाष्पीकरण की दर कब बढ़ जाती है। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, आपने कोई कपड़ा धुला, ठीक है, अब उसको इकट्ठा करके ही अगर तार पे डाल दिए, मान लीजिए कोई शर्ट आपने धुली, उसको बिना फैलाए आप डालेंगे तो वो देर में सूखेगी, परंतु उसी शर्ट को हम तार पे है ना पूरा फैला के सुखाते हैं तो क्या करते हैं हम, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं ना, तो ऐसी स्थिति में वाष्पीकरण जो पानी का है वो जल्दी होगा। ठीक, नेक्स्ट है भूपर पट्टी में कार्बन का लगभग प्रतिशत जो है वो कितना है। तो अर्थ क्रस्ट में हमारे पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स हैं उसके परसेंटेज भी कई बार पूछे जाते हैं। तो जैसे ऑक्सीजन के बारे में पूछा गया तो ये लगभग 47%। ठीक है, सिलिकॉन के बारे में पूछा जाता है अराउंड 28%। ठीक है, एल्यूमिनियम 8%। तो वैसे ही अब जैसे अदर्स में 2% आता है। ठीक है, तो उसी 2% के अंदर जब कार्बन को देखें हम तो इसकी मात्रा लगभग 0.025% है। निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यसभा की सबसे अधिक सीटें हैं। तो आपको पता है कि जैसे 4th ये देखते हैं ना आप शेड्यूल, उसमें पॉपुलेशन के बेसिस पे राज्यों को सीट्स एलोकेट की गई हैं कहाँ पे, राज्यसभा में। तो अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ऑप्शन में राज्य लिखे हैं उसमें सबसे ज़्यादा किस राज्य में है वो बताना है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा सीट्स एलोकेटेड है उत्तर प्रदेश को 31। ठीक, अब इन राज्यों में जैसे आंध्र प्रदेश के लिए 11 सीट है, राजस्थान के लिए 10, कर्नाटका 12, बिहार के लिए 16 है। ठीक है, तो बिहार सबसे ज़्यादा हो जाएगा। निम्नलिखित में सोना, तांबा, लोहा और कोयला, इसके सही क्रम का चयन करें। तो यहाँ पे इन चारों से संबंधित जो ऑप्शंस में ये स्थल लिखे हैं भारत के अलग अलग, जहाँ पे इनकी माइंस काफ़ी पॉपुलर हैं। तो KGF मूवी अगर आपने देखी होगी तो कोलार सोने से संबंधित है, बस यहीं से आंसर आ गया क्योंकि कोलार सबसे पहले है सोने से रिलेटेड। ठीक, खेतड़ी जो है जैसे तांबे के लिए राजस्थान में, फिर कुद्रेमुख जो हो गया लोहे से, और झरिया कोयला से। ठीक है, तो ऑप्शन बी को चुनेंगे। ठीक, तो इसी के साथ यहाँ पे इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है। कंटिन्यू करेंगे इसके आगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।